सिंपल पेंडुलम में लेंथ का कंसेप्ट बता दिया था क्या, इनफाइनाइट लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब अगर मान लीजिए सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में लेके चले गए और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस सिचुएशंस में इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगता है वो नीचे लगता है। तो यहाँ पर दो फोर्स लगेगा नीचे, एक mg दूसरा m इंटू ए। तो इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। तो g इफेक्टिव के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, g प्लस ए। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए। इसी तरीके से लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ पहला कंडीशंस, दूसरा कंडीशंस, लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ तो mg तो नीचे ही लग रहा है पर ma अब ऊपर लगेगा। तो यहाँ जो g इफेक्टिव होगा वो g माइनस ए हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए हो जाएगा। तीसरा कंडीशंस में मान लीजिए जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल में आ जाए। फ्री फॉल में आने का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू g हो जाना नीचे की तरफ। इसमें mg भी नीचे और जो सूडो फोर्स है वो भी mg ऊपर। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो g इफेक्टिव की वैल्यू इस वक्त 0 हो जाती है। और g इफेक्टिव की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। इसका मतलब पेंडुलम ऑसिलेट करना बंद कर दिया, अब उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। फोर्थ कंडीशन, ऐसे किसी कार के अंदर ऐसे बॉल लटक रहा है और ये एक्सेलरेट हो जाए सामने की तरफ। तो ऐसे सिचुएशंस में जिसके ऊपर फोर्स लगता है सूडो फोर्स, वो नीचे पीछे की तरफ ma और ग्रेविटी नीचे की तरफ mg। तो यहाँ जो g इफेक्टिव होता है वो a और g का रिजल्टेंट होता है। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन रूट अंडर फिर से जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिख डालेंगे तो सम स्पेशल केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, सम स्पेशल केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बोल रहे हैं, जब किसी दुश्मन को लिफ्ट में डाल के उसको काट दे, मतलब रस्सी ऊपर से। फिफ्थ कंडीशन, इन सैटेलाइट सैटेलाइट में g इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो जाती है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी 0। सैटेलाइट में क्योंकि जो वेट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए जो है सरफेस पे लगने वाला यहाँ पर जो टेंशन या नॉर्मल जो भी कुछ कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आने वाला है। तो इसलिए उसे कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, तो g इफेक्टिव की वैल्यू 0। अब अगर मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है, उस पे चार्ज भी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में हमने दे दिए E। तो उस सिचुएशंस में g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g
प्लस, क्योंकि सूडो अब इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, qe भी नीचे लगेगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन जाएगा g प्लस qe बाय m, ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस QE बाय m। सेवेंथ केस होगा अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हो, तो इसमें जो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, जी माइनस QE बाय m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस QE बाय m। इसी में 8 कंडीशंस होगा कि बॉल क्या जो मास m है, चार्ज q है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स q इंटू ई इधर हो जाएगा, m इंटू जी नीचे की तरफ ही है, तो यहाँ g इफेक्टिव की वैल्यू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस QE बाय m का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन फिर से रूट जी स्क्वायर प्लस QE बाय m का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ये कंडीशंस भी लिखे। क्या बोले? नहीं, हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। अगर जी तो अपने आप वो फिर जैसे वहाँ चार्ज नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स नीचे जो यहाँ फोर्स नीचे क्यों लगाया मैंने? अच्छा, इसके डायरेक्शंस को बदल दीजिए, और डायरेक्शन से तो बदलना है ना। ठीक है, पर बार बार माइनस साइन के लिए ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट 9 कंडीशंस। अगर मान लीजिए सिंपल पेंडुलम को हम लोग एक लिक्विड में लेके चले गए, तो इस सिचुएशंस में एक फोर्स लगेगा mg नीचे और एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ, तो जो नेट फोर्स हुआ वो हो जाएगा mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है कितना, जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, उस लिक्विड का मास। तो ऑब्जेक्ट का जितनी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, तो पहले मास हो जाएगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया मास, m इंटू जी, ये हो गया उसके ऊपर रो वी जी, ये हो गया फोर्स। और ये जो m है वो है सॉलिड बॉल का मास, तो यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी इंटू वी इंटू जी, तो माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड लिखना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गया, सॉलिड और यहाँ पर लिक्विड। तो इस सिचुएशन में ऐसा हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कहने का मतलब मास इंटू जी इफेक्टिव, तो मास की जगह फिर से लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी, मतलब एक लाइन और लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी, ये हो गया मास, इंटू जी इफेक्टिव इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। तो वी तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ,
यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा जी माइनस यहाँ पे रो एल बाय रो एस इंटू जी। तो इसमें से जी कॉमन ले लेंगे तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ऐसा आ जाएगा। ये भी लिख देंगे। हो गया। 10th कंडीशन है एट इक्वेटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ के इक्वेटर पे चले गए तो जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। किसी और जनरल टर्म में अभी यहीं पर लिख देता हूँ, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अगर एंगल इसके साथ लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन और ये हुआ पोल। तो ऐसा बना देंगे। अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटेशन में आएंगे तब। अब ये थे टाइम पीरियड के स्पेशल कंडीशंस। जैसे t है प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l हो गया और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g हो गया। तो यहाँ परसेंटेज टाइप के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो बनाने के तरीके वैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब y प्रोपोर्शनल टू x पे पावर n हो तो परसेंटेज इन y इक्वल टू n टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन x, ये तब लगाते हैं। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है। when a percentage is less than 10%, और अदरवाइज लगाते हैं 1 प्लस परसेंटेज इन x पावर n माइनस 1 इंटू 100 फॉर ऑल। ठीक है। इसमें ग्राफ वगैरह भी आ सकता है T और L का। T और L का ग्राफ आएगा तो दो प्रकार के सिनेरियो बन सकते हैं। रूट L वर्सेस T का ग्राफ पूछागा तो स्ट्रेट लाइन, और टाइम पीरियड वर्सेस L का पूछेगा। तो हमने बताया आपको ग्राफ के बारे में, जिस पे पावर कम रहता है उसके तरफ पैराबोलिक होता है। तो पावर T में कम है कि L में कम है, तो ये जो है ग्राफ ऐसे की तरफ बढ़ने जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक। फिर इसी तरीके से G का करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G बना दीजिए। 1 बाय रूट G में स्ट्रेट लाइन, 1 बाय रूट G में स्ट्रेट लाइन, रूट G में ऐसा इनवर्स रिलेशंस। G में थोड़ा सा गहरा है।
second pendulum. Pendulum having time period is 2 seconds. Pendulum having time period is 2 seconds. 2 seconds. Pendulum having time period is 2 seconds. ये सबको हटाओ। तो टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड हो तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू एल बाई जी हो जाएगा। टाइम की जगह 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। तो जी और पाई स्क्वायर की वैल्यू सेम होती और 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 इक्वल टू एल। तो सेकेंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। हो गई। नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम किसी रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी समझते हैं ना, वो जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नॉर्मली ना बदलता हो फोर्स लगाने के बाद भी, उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दी, मान लीजिए ये पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दी, यही हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इस जगह है, ये है सेंटर ऑफ मास। तो ये फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक का जो दूरी है उसे मैं d मान लेता हूं। अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं सेंटर ऑफ मास को, तो रिजिड बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो रिजिड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां चला जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। इस जगह फोर्स लगेगा वही m इंटू जी, ये वाला डायरेक्शन में थीटा। सेम पूरा सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर जब टॉर्क लगाएंगे तो इसका mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा, ये कंपोनेंट mg cos थीटा। mg cos थीटा की वजह से कोई टॉर्क सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लगेगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा इंटू डिस्टेंस d। ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि टॉर्क और एंगल दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग? I इंटू अल्फा। तो I इंटू अल्फा की वैल्यू माइनस m इंटू जी इंटू डी, और थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू जगह माइनस m इंटू जी इंटू डी बाय आई इंटू थीटा। ये वाला जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट m जी डी बाय आई। ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई बाय टी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी। ये जो आई है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सिस पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड, ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बातें कह सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन
एंड सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादातर केस में, नॉर्मल केस में एक ही लोकेशन से होता है ज्योमेट्रिकली। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी जगह सेंटर ऑफ मास होता है, उसी जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दोनों कंसेप्चुअली अलग अलग है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां से नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स पास करता है, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर नेट मास को हम लोग कंसीडर करते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस में, छोटे ऑब्जेक्ट में, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में, सभी जगह में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लोकेशंस में रहते हैं, बट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग लोकेशंस में होंगे जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कितने बड़े, बहुत सारे बड़े, जैसे कि हिमालय जैसे ऑब्जेक्ट है जिसमें हाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो रहा है, जी की वैल्यू चेंजेस हो रही है, उस सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट जब बहुत विशालकाय हो जाएगा तो वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाएगा, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहेगा और सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा। ठीक है, ये बातें लिख लेंगे। टॉर्सनल पेंडुलम नहीं, कौन सा, फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम ये बात नहीं है। मास तो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड उसके हिसाब से जहां सेंटर ऑफ मास आना वहीं आएगा, बट ग्रेविटी के हिसाब से नीचे वाले मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है, ऊपर वाले मास का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चली जाती है सेंटर ऑफ मास से। हो गया। अब इस पे एक दो सवाल बनाते हैं। देखिए, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसे इस जगह में पॉइंट पे फिक्स कर दिए जो ऊपर से l/4 है। तो बोला टाइम पीरियड बताओ। तब देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है, रॉड के सेंटर पे, इस जगह में सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो l/4 हो जाएगा, इसी को हम लोग d कहेंगे, बराबर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π √I/m g d। d की जगह पे क्या यूज करूंगा, l/4। I की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से जो होगा और यहां से जो होगा, तो सेंटर ऑफ मास से अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, तो उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा आता है, I = ICM + m × d² या x², जो भी आप लो, m × d², जो भी डिस्टेंस रहेगा एक्सिस के बीच का। तो ICM जो सेंटर, रॉड के सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12 की 3 12 ml²/12 प्लस m × d बोले तो l/4 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16 कितना हुआ ये, 48 4 3 7 ml²/16 बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 ml²/16। 48 नहीं होगा, दोनों का एलसीएम, अच्छा नीचे 48 लिखना, 48। अब यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, एक l भी कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 4 8 बच गया। हाँ, 7 ऊपर में एक l बच गया, नीचे में ये 12 ना, 12 जी, ये हो गया आंसर। ठीक है, बना दीजिए। एक दो और बनाना। रॉड है, इसको ऊपर के ही पॉइंट से लटका दिया, मास m, लेंथ l, टाइम पीरियड बताना है। रॉड है, इसको ऊपर से l/3 पे लटका दिए,
मास m, लेंथ l, टाइम पीरियड बताना है। रिंग है, मास m, रेडियस r, ये यहां से लटका दिए, टाइम पीरियड बताना है। डिस्क है, ऊपर से लटका दिए, मास m, रेडियस r, टाइम पीरियड बताना है। डिस्क है, मास m, रेडियस r, यहां से लटका दिए, ये यहां से r/4 पे, टाइम पीरियड बताना है। बन गया, कोई रिएक्शन नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से याद भी तो है कि नहीं? पिछले साल का कुछ भी याद नहीं? याद नहीं रखते हम लोग पुरानी बातें। हाँ, पुरानी बातों से स्ट्रेस आता है। अच्छा है। रॉड का वन एंड पे ml²/3 होता है, रिंग में डायमीटर के वॉट mr²/2, एक्सिस के वॉट mr², और डिस्क में परपेंडिकुलर वाला एक्सिस जो है mr²/2 होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सब जगह लगा देंगे जहां जहां लगेगा। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देखो इस वाले में बताता हूँ, तो यहाँ टाइम पीरियड का 2π√i/mgd, तो आई हो जाएगा, अबाउट वन एंड है तो ml²/3, m इंटू जी इंटू डी, डी बोले तो ये वाला डिस्टेंस l/2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा m और m, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, 2π√2l/3g। इसमें आई पहले निकालेंगे, तो आई सी एम हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक l/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l/2 माइनस l/3, l/6, तो l/6 का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह रख देंगे और d की जगह l/6 रख देंगे। 2π√ml²/12 प्लस ml²/36, सॉल्व करके आपको जो भी आए mg, d की जगह l/6। डिस्क में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ होगा वो इसके अबाउट mr²/2 प्लस mr², ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम पीरियड 2π√3mr²/2 mg, d की जगह r। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस m इंटू r/4 का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√mr²/2 प्लस mr²/16 m g, d की जगह r/4। रिंग के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√i के जगह पे mr² प्लस mr² m इंटू जी इंटू डी की जगह r। नेक्स्ट लिखेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम पढ़ लो ना छोटा सा। टॉर्सनल
पेंडुलम। वैसे पेंडुलम की जिंदगी बहुत खराब होती है। ऐसी भी कोई भी चीज है, इसे रोटेट कराएंगे जब, तो स्ट्रिंग के अंदर टॉर्सन क्रिएट होता है जो कि एंटी टॉर्क जनरेट करता है। तो वो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है ये माइनस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है टॉर्सनल कांस्टेंट सी। इसी को क्या कहते हैं, आई इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे माइनस सी बाय आई इंटू थीटा। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट सी बाय आई मतलब 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। बस इतनी बातें लिख डालेंगे। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, इसका काम इस लेसन में कम है, वेब में ज्यादा। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, अगर किसी पॉइंट पे 2 SHM है, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा SHM है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसे हम फाई कह देंगे। डायग्राम के फॉर्म से समझेंगे तो एक की एम्पलीट्यूड को a1 दिखाएंगे, दूसरे के एम्पलीट्यूड को a2 और दोनों के बीच का एंगल फाई। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो रिजल्टेंट निकालना है, जो नेट निकालने हैं, उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये होता है रिजल्टेंट। अब अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो होता है a1 प्लस a2 हो जाएगा, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a1 माइनस a2 हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एम्पलीट्यूड भी है, मतलब इंटेंसिटी भी है, पर उसका काम यहाँ होता नहीं है तो हम बात नहीं करते। इतनी बातें लिख डालेंगे आप। एग्जाम्पल में क्वेश्चंस भी लिख देंगे। y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो नेट एम्पलीट्यूड बताना। एक और क्वेश्चन लिख देंगे, y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6, नेट एम्पलीट्यूड बताना। आ गया आंसर। इसका देखो एक साइन है दूसरा कॉस है, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा, तो 90 कॉस 90 जीरो, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूरा का पूरा ये वेक्टर ही है, ऐसा मान के चलो। दूसरे वाले में तो फेज डिफरेंस दिया हुआ है π/6 30 डिग्री, तो नेट हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30 रूट 3/2, 100 प्लस 25 प्लस 50 रूट 3, 125 प्लस 50 रूट 3। इस तरीके से एक सवाल है, y1 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 4 रूट 3 कॉस ओमेगा टी। इस दोनों के सुपरपोजिशन से
जो नेट एम्पलीट्यूड बन रहा है वो निकालना है। देखो आप ध्यान से, इस टाइप का चीजें जब रहता है तो कुछ कॉमन करने का प्रयास करेंगे, मतलब ये एक करने का प्रयास करेंगे इसे। इसमें से पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी। मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से इधर डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बराबर। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इस इक्वेशंस को, ये हो गया 8 1/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको पहले वाले इसके साथ सुपर इम्पोज करना, मतलब साइन का रिलेशन होना चाहिए, तो साइन थीटा में ये टर्म आना चाहिए। तो हम साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी के टर्म में सोचने का प्रयास करेंगे कि कैसे आएगा। तो साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसे आप साइन a मान लेंगे तो ये कॉस थीटा के टर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो अपन इसे कॉस थीटा की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं इसे लिख देता हूँ कॉस 60 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला साइन थीटा के टर्म में, तो साइन 60 इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अब ये एक रिलेशन हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो ये हो गया दूसरा मतलब। अब आप नेट निकाल सकते, रूट अंडर, हाँ समझ गया, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री बना दीजिए। ये प्रोसेस सोचते आना चाहिए, ध्यान देना, आप सोचना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे सोचना है, जनरली जो सवाल आपको आएंगे तो 2 ही चीजें प्रकार के वैरायटीज इसमें आएंगे, दोनों में से कहीं पर एक जगह √3 रहेगा साथ में, या फिर दोनों जगह सेम रहेगा। तो जब दोनों जगह सेम रहेगा तो √2 से डिवाइड करना, √2 से मल्टीप्लाई करना, 45 डिग्री का केस लाना है। और अगर एक जगह कुछ और दूसरी जगह √3 रहा, मतलब ये डेटा में बस यही रहेगा, यहाँ a है तो यहाँ a√3, या फिर यहाँ a है तो यहाँ a√3, या फिर दोनों जगह a और a, ऐसे ही सवाल आपको आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। तो जब दोनों जगह सिमिलर है तो √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई करना, और एक जगह √3 है तो फिर 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा रहेगा। स्प्रिंग वाले कुछ सवाल तो मैंने कर दिया था ना, कुछ और केस होते हैं वो भी 1-2 कर लेते हैं, जो कभी आपको मिल जाए तो आप घबराए नहीं। क्वेश्चंस, ये मास m1 है, ये मास m2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, टाइम पीरियड वाला निकालो। उसी तरीके से ऐसा है, एक मास यहाँ पर m1 लिखा हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्ट करके यहाँ सरफेस पे एक दूसरा मास है m2, यहाँ टाइम पीरियड वाला निकालो। तीसरा सवाल, ऐसे इंक्लाइन प्लेन कर दिया जाए, यहाँ पे मास m है, टाइम पीरियड वाला निकालो। चौथा सवाल, ये K1 ये K2 ये मास m, टाइम पीरियड वाला निकालो। पांचवा सवाल, वैसे ये ग्रेविटेशन का है लेकिन अभी ही बता देता हूँ। अर्थ में अगर ऐसा कोई टनल बना दिया जाए, ये अर्थ है,
और टनल में कोई बॉल ऑसिलेट हो रहा है जिसका मास m है, तो टाइम पीरियड। ग्रेविटेशन में आएगा तो प्रूफ भी करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएंगे तो हम प्रूफ करेंगे सब बातों को। अब ये देखिए, ये जब दो बॉल दोनों तरफ से फ्री हो तो ऐसे सिचुएशंस में इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इफेक्टिव मास, जिसे रिड्यूस मास भी कहा जाता है, रिड्यूस मास कहा जाता है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है m1 m2 टू मास सिस्टम में बाय m1 प्लस m2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला में 2π√m/k होने वाला है, तो बस m के जगह पे ये टर्म रख देंगे m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ऐसा दो मास सिस्टम में जिसमें कि दोनों ऑसिलेट करेगा, तब की बात है। इस वाले में देखो, ऐसे एक सरफेस पर रखा हुआ है, तो कौन सा मास ऑसिलेट करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कि दोनों? ऊपर वाला ना। तो यहाँ टाइम पीरियड के फॉर्मूला लिखते वक्त यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मास लिखेंगे, m1 लिखेंगे m2 लिखेंगे कि दोनों का सम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सिर्फ m1 2π√m/k। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन दे देगा तो इंक्लाइनेशन में समझ में आता है कि जी का जो कंपोनेंट वगैरह हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ग्रेविटी फ्री होता है, ग्रेविटी से स्प्रिंग बैलेंस को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये वाला सीधा सीधा 2π√m/k हो जाता है। ठीक है, इससे बात करेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो t इक्वल टू 2π√m/k1 प्लस k2। इसमें बात करेंगे तो 2π√, ये r/g हो जाता है, हम प्रूफ बाद में करेंगे। r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, टनल कैसे भी हो, ऐसे ऊपर से जाए, सेंटर से जाए, कैसे भी जाए, टाइम पीरियड सब में सेम होता है। ऐसे टनल हो या फिर टनल यहाँ सेंटर से पास कर जाए, तब भी सेम, टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं होगा। 2π√r/g मतलब 84.6 मिनट्स। ये आप स्पेशल कंडीशन सब लिख डालें जो आपको दिख सकता है। अभी बताना मुश्किल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो मास की जगह यही टर्म आता है। जब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो mr² जब करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच में d है, तो उसे m × d² के बराबर जब करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो मास के जगह पे पूरा का पूरा ये टर्म आता है, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव मास, टू मास सिस्टम का। ऐसा भी नहीं कह सकते सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है ना, सेंटर ऑफ मास तो ये नहीं आएगा ना, मास तो m1 प्लस m2 आएगा। सेंटर ऑफ मास का तो कॉन्सेप्ट वही है ना कि जहाँ पर टोटल मास, तो टोटल मास m1 प्लस m2 ही है। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, जब उसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो उस सभी में सेंटर ऑफ मास के बाद जब कैलकुलेशंस करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आती है उसको जब हम m × d² के बराबर करते हैं तो m के जगह टर्म यही आता है, तो उसी को रिड्यूस मास या इफेक्टिव मास कहते हैं। जी।